वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। मैं एडवोकेट विकास राजावत आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 67A तक कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 67A जो थी वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की थी। अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की करेंगे तो इसकी सेक्शन 66 थी। तो हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के हिसाब से देखें तो सेक्शन 66 तक कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि मेरे सभी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके अंदर मैं आपको कंपेयर करके पढ़ाता आ रहा हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि नया एक कानून है 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, इसके बीच में कितना अंतर है, क्या ऐड हुआ है, क्या चीज हटा दी गई है, और अगर कोई चीज ऐड की गई है तो उसका क्या मतलब निकल रहा है। इस चीज को मैं कोरिलेट करके इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ आपको समझा रहा हूं। तो जो लास्ट हमने सेक्शन 67A और अगर बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की करें तो सेक्शन 66 को हमने समझा दिया था, जो कि बात कर रही थी प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में प्रूफ जो ये बात कर रही थी। चैप्टर सेम ही है जो चल रहा है, चैप्टर वही चल रहा है। चैप्टर 5 आज भी चैप्टर 5 ही रहेगा। ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में ही हम बात करेंगे, पर आज की जो सेक्शंस होंगी इस लेक्चर की वो सेक्शन 68 टू 72 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बात अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की करें तो ये सेक्शन 67 से लेके 71 तक हो जाएगी। मतलब टोटल सेक्शन जो है वो 5 ही है। मैं कंपेयर करके आपको पढ़ाता रहूं तो आज के लेक्चर को भी मैं इसमें समझाऊंगा, और ये लेक्चर जो बेस्ड है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि कोई एग्जीक्यूशन हुआ है किसी डॉक्यूमेंट का, उसको अगर आपको कोर्ट में देना है तो वो क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में क्या उसके लिए अटेस्टिंग विटनेस रिक्वायर होंगे, उनके द्वारा ही प्रूव किया जाएगा। क्या होगा जब अटेस्टेड विटनेस जिंदा ही ना बचे हो, क्योंकि केसेस तो ऐसा भी होगा कि हो सकता है जिसने अटेस्ट किए हो वो डॉक्यूमेंट्स वो आज जिंदा ही नहीं हो, तब क्या प्रक्रिया हो गया। तो इन सभी प्रक्रियाओं के जवाब जानने के लिए हम आज के इस लेक्चर को पढ़ेंगे। क्या प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे। तो आज की जो सेक्शन है ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सिविल मैटर्स में इनका अच्छा खासा स्कोप है। कोर्ट में आए दिन ये चीज देखने को मिलती है। तो जो अभी बिगिनर्स हैं, जो प्रैक्टिस में बिगिनर्स हैं, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बगैर देरी को किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, और बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 68 की। 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में ये सेक्शन 68 होगी। पर वही अगर बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो नया कानून है उसके अंदर ये सेक्शन 67। तो पुराने में ये सेक्शन 68 थी, नए के अंदर क्या हो जाएगी सेक्शन 67। बस यही इतना आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। इसकी हेडिंग क्या कहती है वो याद रखनी है। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। कोई डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन का अगर प्रूफ देना है जो कि रिक्वायर है लॉ के द्वारा, अपेक्षित है विधि द्वारा कि वो अटेस्टेड होना चाहिए। सिंपल समझें कि एक एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट है, उसे किसी कानून के द्वारा ऐसा अपेक्षा की गई है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, उसका अगर कोई प्रूफ देना है कोर्ट के अंदर तो क्या प्रक्रिया होगी, ये सेक्शन 68 हमें बताना।
तो समझते हैं सबसे पहले 68 की बियर एक्ट की लैंग्वेज, फिर मैं इसको इजी से इजीएस्ट वे के अंदर बताऊंगा और प्रैक्टिकलिटी क्या है कोर्ट के अंदर, इसकी सेक्शंस की कैसे यूज होता है वो भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं बियर एक्ट की लैंग्वेज की बियर एक्ट क्या कहना चाहता मैं, क्या समझाना चाहता, और इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा आपके मन में क्वेश्चन हो सकता आए, पर वो जैसे जैसे सेक्शन आगे बढ़ेगी वो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि जो सेक्शंस लिखी गई है ना ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस है। कोर्ट के अंदर ऐसी ऐसी स्थिति आई है, उसी हिसाब से ये सेक्शंस बनाई गई। तो समझते हैं सबसे पहले, if a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence. ओके, वेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ने से पहले दो वर्ड जो इसके अंदर यूज हो रहे हैं, एक तो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और टू बी अटेस्टेड। इस चीज को हम समझा देते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट का क्या मतलब, सबसे पहले इसको समझो। ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक। अब ये कोई भी डॉक्यूमेंट ले लो आप, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को केवल मैं समझा रहा हूं अभी यहाँ पे। एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे ए और बी दो पार्टी हैं, इनके बीच में डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन कब माना गया, जब इन दोनों पार्टियों ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए हो, तो एग्जीक्यूशन मान लिया जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक। कब मान लिया जाएगा एग्जीक्यूशन, जब दोनों पार्टियों ने साइन कर दिए हो, ठीक है। अब इससे आगे की स्टोरी, अटेस्टेड कब माना जाएगा, तो दो विटनेस रिक्वायर होते हैं, सभी को पता है किसी डॉक्यूमेंट के, उसके लिए एज पर लॉ जो लिखा हुआ है, तो ये दो विटनेस मान लो सी और डी है। अब इन व्यक्ति ने इस डॉक्यूमेंट पे जैसे ही साइन कर दिए, ये विटनेस है, ठीक है। ये सी और डी ने जैसे इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है अटेस्ट। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब जिन पार्टी के बीच में एग्जीक्यूशन हो रहा है उन पार्टियों ने साइन कर दिए हो। अटेस्टेड मतलब जो विटनेसेस है उन्होंने साइन कर दिया उस डॉक्यूमेंट पे, तो वो अटेस्टेड हो गया। तो इन दो शब्दों का मतलब तो ये था। अब आपको सेक्शन अच्छे से आई होप समझ आएगी, ठीक है। समझते हैं, चलो। इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी अटेस्टेड, तो अब तो अटेस्टेड का मतलब किसी को समस्या होगी नहीं। इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, कहने का मतलब है कि कोई जो दस्तावेज है उससे ऐसी अपेक्षा की जा रही है किसी लॉ के द्वारा कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। इट शैल नॉट बी यूज एज एविडेंस, बट शैल हुआ है तो उसको एज अ एविडेंस यूज नहीं किया जाएगा, साक्ष्य के तौर पर यूज नहीं किया जाएगा उसे। अगर कोई डॉक्यूमेंट का इज अ रिक्वायर्ड बाय लॉ, किसी विधि द्वारा ऐसी रिक्वायर है, उसको ऐसा विधि द्वारा ऐसी अपेक्षित है किसी दस्तावेज के लिए कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक। अटेस्टेड मतलब क्या, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो अटेस्टेड का मतलब होता है अनुप्रमाणित। किसी विधि द्वारा किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना अपेक्षित है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं यूज किया जाएगा एज अ एविडेंस। कब तक, अंटिल वर्ड यूज है, कब तक नहीं किया जाएगा, ये तो बता दिया नहीं यूज किया जाएगा। कब तक, वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट हैज बीन कॉल्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन, जब तक कि कम से कम एक विटनेस को, कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस को, नॉट अ विटनेस, अटेस्टिंग, जिसने साइन किए हो उस डॉक्यूमेंट पे, उस एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट पे, कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाया ना जा चुका हो, इसलिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन, इस जो एग्जीक्यूशन जो है इसके
प्रूफ करने के पर्पज के लिए, जब तक उसको बुला ना लिया गया हो। एक लाइन में समझाता हूं इस चीज को कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए, किसी लॉ में लिखा है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर तैयार हो रहा तो उसे अटेस्ट भी होना चाहिए, उसे एज एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कि एटलीस्ट वन विटनेस, एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस को ना बुला लिया गया हो उस चीज को प्रूव करने के लिए, उस एग्जीक्यूशन को प्रूव करने। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात समझते हैं, इफ देयर बी एन अटेस्टिंग विटनेस अलाइव एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगी ये 3 कंडीशंस हैं, पर 3 नहीं, ये कंडीशन 1 है। यहां जो वर्ड यूज हुआ है वो एंड यूज हुआ है, ना कि और। तो ऊपर तो उन्होंने बता दिया कि विटनेस को एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस जब तक ना बुला लिया गया हो तब तक आप उसे एज एविडेंस दे ही नहीं सकते हो जिस डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है किसी लॉ के द्वारा कि वो अटेस्टेड होना चाहिए। अब उन्होंने आगे ये बता दिया कि कंडीशन क्या है। ये कंडीशन जब लागू होगी, कब? जब वो विटनेस है वो जिंदा हो, साथ में ही सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट इस स्थिति में हो कि उसे बुला सके। मतलब इसका बहुत ब्रॉडर स्कोप है कि जुडिक्शन भी आ सकती है कि कोर्ट की जुडिक्शन भी ना हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये 68 अप्लाई नहीं होगी। तो पहले बताए, पहली बात तो उसे जिंदा होना चाहिए, साथ में ही क्या होना चाहिए, कोर्ट की जो है उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, जुडिक्शन होनी चाहिए। वो कोर्ट मतलब सिंपल से एक लाइन में समझो कि कोर्ट उसको बुला सके। और तीसरी बात जो है इसके साथ में ही कि वो कैपेबल हो एविडेंस देने के लिए। तो तीनों चीजें, जिंदा हो, वो कैपेबल हो एविडेंस देने के लिए और कोर्ट में उसे बुलाया जा सके। जब ये तीनों चीजें फुलफिल हो जाएंगी तब ही आप किसी डॉक्यूमेंट जो कि लॉ द्वारा रिक्वायर है अटेस्टेड के लिए उसे प्रूव कर सकोगे। ठीक, तो सबसे पहले तो इतनी बात समझ लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोवाइजो पढ़ेंगे क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो एक ये डॉक्यूमेंट हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक, अब ए और बी पार्टी है, ये एग्जीक्यूशन हो गया, इन्होंने साइन कर दिए। सी और डी विटनेसेस हैं, अटेस्टेड हो गया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये सपोज करो ये कोई भी डॉक्यूमेंट है, एक्स डॉक्यूमेंट है ये। ठीक, इसकी पहली कंडीशन जो सेक्शन की वो ये कह रहा है कि किसी लॉ द्वारा रिक्वायर होना चाहिए कि अटेस्टेड। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया, लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि इसे अटेस्टेड होना चाहिए। तो लॉ में लिखा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा रजिस्टर्ड होना चाहिए, नॉन रजिस्टर्ड का क्या है, नॉन अटेस्टेड विटनेस का भी यूज किया जा सकता है। तो 68 तभी फॉल करेगी जब जो डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड हो, किसी लॉ के द्वारा रिक्वायर कराएगा कि वो अटेस्टेड हो। अब मान के चलो आप बिल दे रहे हो, बिल का मान के चलो कि ये भाई साहब किसी लॉ के अंदर लिखा कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए, तो 68 पिक्चर में आ जाएगी। ऐसे कोई और ले लो, अगर उसके लिए कोई चीज अगर लिखी हुई है और वो लॉ के द्वारा लिखा है कि वो रिक्वायर है उसकी कि वो अटेस्टेड होनी चाहिए, तो वो भी 68 के अंदर फॉल कर जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट को तब तक यूज नहीं किया जाएगा, कब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस डॉक्यूमेंट को कब तक यूज नहीं किया जाएगा, जब तक कि इन दोनों में से एटलीस्ट एक विटनेस को बुला ना लिया गया हो कोर्ट में इस चीज को, डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक, पहली बात। अब उसके आगे जो उन्होंने लिखा, इफ देयर बी एन अटेस्टिंग विटनेस अलाइव, अब ये आगे बात कही कि इनमें से क्या हो, कोई तो जिंदा हो। एक को बुला रहे हैं तो कम से कम जो एक बुला रहे हैं वो जिंदा हो, सी या डी में से कोई एक जिंदा हो। दोनों है, आप दोनों को बुला लो, कोई इशू नहीं है, पर एटलीस्ट वन को तो बुलाना ही है। कंडीशन 68 की यही है। आप चाहो तो दोनों को बुला लो, दोनों भी जिंदा हो सकते हैं। तो इसके लिए
रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट इन दोनों में से एक तो जिंदा होना चाहिए। और जिंदा होने के साथ साथ ही ये हमारा जो कोर्ट है, ये कोर्ट है, ये मान के चलो सी जिंदा है, ठीक, तो ये सी बंदा जिंदा तो होना ही चाहिए, इसको तो बुलाना ही पड़ेगा इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए कि जिंदा हो। जिंदा के साथ ही साथ एक कोर्ट इसको बुला सके, और साथ में ही क्या, ये कैपेबल भी हो सी व्यक्ति, ऐसा नहीं हो कि भाई साहब अनसाउंड माइंड हो गया हो। तो ये जो चीज है ना यहाँ पे बड़ और नहीं है कि बस वो जिंदा है बहुत है, नहीं, जिंदा के साथ साथ कोर्ट उसको बुला सके, सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की आदेश का के अध्ययन हो, और साथ में ही जो तीसरी बात है कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, वो सक्षम हो एविडेंस देने के लिए, भाई उसका गवाही देने के लिए सक्षम होना चाहिए ऐसा आदमी। अब दी सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट का मतलब बहुत ब्रॉड है अगर समझे तो यहां तक बात सिर्फ इतनी थी। एक लाइन के अंदर मैं बताऊं तो कोई डॉक्यूमेंट जो लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए, उसे तब तक एज एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको प्रूव करने के लिए एटलीस्ट वन विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस को ना बुला लिया गया हो, और ऐसा अटेस्टिंग विटनेस जिंदा भी होना चाहिए, साथ में भी जिस कोर्ट में उसे बुलाया जा रहा हो वो कोर्ट उसको बुला सके, ठीक है, और साथ में ही वो व्यक्ति एविडेंस देने की क्षमता रखता। इतनी बात समझ में आई। इससे आगे की अब पढ़ते, इससे आगे की बात हो रही है प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी। इसका प्रोवाइड जो कह रहा है दैट की इट शैल नॉट बी नेसेसरी, शैल वर्ड हुई है, ये आवश्यक नहीं है टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस इन प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अब क्या ऊपर कह रहा था कि आवश्यक है, नीचे कह रहा है आवश्यक नहीं है, तो यही प्रोविजन। अब ये आपके लिए प्री का क्वेश्चन होता है, यहीं से ये होता है, तो यहां से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। नॉट बीइंग अ बिल, बिल को छोड़ दो, बिल को छोड़ के विच हैज बीन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, एंड दूसरी कंडीशन है अनलेस इट्स एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन बाय हुम इट्स परपोर्ट टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इट स्पेशली डिनाइड। समझते हैं? तो सबसे पहले एक चीज तो हमने समझ ली थी, पहली बात। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं है अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की। नेसेसरी नहीं है अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की। कब नहीं है मेरे भाई, कब नहीं है? जब जो ये डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट ये रजिस्टर्ड हो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लॉ के द्वारा तो रिक्वायर है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया, रजिस्टर्ड भी हो गया एज अ 1908 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऐसी सिचुएशन में ये कह रहा है कि आपको एटलीस्ट वन विटनेस को बुलाने वाली कंडीशन जो हमने ऊपर बताई थी ना, उसकी भी आपको आवश्यकता नहीं है। पर इसके अंदर बिल इंक्लूड नहीं है। अगर आप कोर्ट में बिल दे रहे हो ना, कोई ये डॉक्यूमेंट मान के चलो बिल हो, तो बिल दे रहे हो, डजंट मैटर बिल रजिस्टर्ड भी हो, तब भी ये कह रहा है तब भी एटलीस्ट वन विटनेस तो बुलाना ही पड़ेगा। देखो कितना घुमाया हुआ है। तो एक्सेप्शंस क्या है इसका, बिल। तो बिल आपके लिए क्या हो गया, प्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बिल आपके लिए क्या हो गया, नॉट बीइंग अ विल, ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया के लिए प्री का। दूसरी लाइन सिर्फ यही कह रही है कि आपको विटनेस बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की आवश्यकता नहीं है किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए। कब नहीं है, जब वो जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड हो गया हो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डेंस हो चुका हो। पर उन्होंने ये भी कह दिया कि इसके अंदर जो बिल है ना, बिल वो अगर रजिस्टर्ड भी है ना, तब भी आपको अटेस्टेड विटनेस बुलाना ही है, डजंट मैटर कि वो रजिस्टर्ड। तो ये क्या हो गया, इसका प्रोवाइजो का एक्सेप्शन हो गया।
अब तीसरी बात समझ लेते हैं। Unless its execution by the person by whom it purport to have been executed specially denied। अब ये तीसरी बात जो हमारी है, फर्स्ट सेकंड दो बात मैंने समझा दी आपको। तीसरी बात ये कहना चाह रहा है कि पहला तो हो गया बिल एक्सेप्शंस, तीसरी बात ये कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि इसे अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइजो में ही बात कर रहा हूं, तो उसमें इन्होंने बता दिया कि विटनेस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है अगर वो रजिस्टर्ड हो। तो पहला एक्सेप्शन तो इसका बिल हो गया, बिल हो। अब दूसरा एक्सेप्शन है ये कि अनलेस इट्स एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन बाय हुम इट्स परपोर्ट टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड स्पेशली डिनाइड। अब ये कहना चाह रहा है कि डॉक्यूमेंट लॉ के द्वारा एक तो रिक्वायर है कि इसे अटेस्टेड होना चाहिए, तो ये अटेस्टेड हो गया, सीओडी ने अटेस्टेड कर दिया। ठीक है, लॉ के द्वारा रिक्वायर था, ए और बी के बीच में एग्जीक्यूट हो गया, अब ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब 1908 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डेंस ये क्या हो गया, रजिस्टर्ड भी हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे उसके बाद भी मान के चलो या तो ए या तो बी, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक डिनाई कर दे कि हमने एग्जीक्यूशन नहीं किया था, स्पेशली डिनाई कर दे कि इस डॉक्यूमेंट को, अभी डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है ये डॉक्यूमेंट, अब ए या बी में से कोई भी मना कर दे कि हमने एग्जीक्यूट किया ही नहीं था ये डॉक्यूमेंट, अब बेशक ये रजिस्टर्ड हो, तब भी क्या करना पड़ेगा, इस विटनेस को बुलाना पड़ेगा। एटलीस्ट वन विटनेस, जो ऊपर वाली पहली कंडीशन है वो लागू हो जाएगी। एक लाइन के अंदर मैं आपको समझाऊं, कोई डॉक्यूमेंट है जो लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए, उसके लिए आप तब तक एविडेंस नहीं दे सकोगे जब तक कि आप एक विटनेस को उसको प्रूव करने के लिए एक अटेस्टिंग विटनेस को नहीं बुला लेते हो। और ऐसा अटेस्टिंग विटनेस जिंदा होना चाहिए, साथ में ही जिस कोर्ट में उसे पेश होना है उस कोर्ट में बुलाने की उस कोर्ट को क्षमता हो, और वो जो विटनेस है, अटेस्टिंग विटनेस जो है, वो कैपेबल हो उस एविडेंस को देने के लिए। इसका प्रोवाइजो है, उसने ये बताया कि अटेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए, उसके लिए एटलीस्ट वन विटनेस वाली जो कंडीशंस ऊपर थी उसकी आवश्यकता नहीं होगी अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया हो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग। पर साथ में ये बता दिया कि इसके अंदर बिल इंक्लूड नहीं है। अगर बिल अगर आ गई तो बिल अगर वो है, बेशक वो रजिस्टर्ड हो, तब भी उसके लिए आपको एटलीस्ट वन विटनेस बुलाना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर जो एग्जीक्यूशन जिन पार्टियों के बीच में हो रहा है उनमें से किसी भी पार्टी ने डिनाई कर दिया हो स्पेशली कि हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो डजंट मैटर कि वो रजिस्टर्ड है, तब भी एटलीस्ट वन विटनेस को बुलाना ही पड़ेगा। तो ये दो चीजें जो निकल के आई, बिल और जो पार्टी उसने स्पेशली डिनाई कर, तो इन कंडीशन में भी आपको एक विटनेस बुलाना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके लिए विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले जो 68 है वो रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अटेस्टेड की बात करती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और प्री का क्वेश्चन कहां से बनेगा वो मैंने आपको समझा दिया है। 68 में इससे ज्यादा और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में आप जाके आप खड़े हो जाओ, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप देखोगे और ये डॉक्यूमेंट है क्या ये लॉ के द्वारा रिक्वायर है, अगर रिक्वायर है तो 68 देखो। फिर अब उसके बाद फुलफिल देखो कि इसको अगर प्रूव करना है तो एटलीस्ट वन विटनेस बुलाना पड़ेगा। अब उसमें देखोगे वो विटनेस जिंदा भी है या नहीं है, अगर जिंदा है ही नहीं तो फिर 68 वैसे ही नहीं आएगी, जिंदा है तभी आएगी, और जिंदा के साथ वो कोर्ट बुला सकता हो और वो कैपेबल हो। जब तीनों चीजें एक साथ फुलफिल हो जाए तभी 68 आएगी। फिर इसके बाद बता दी कि अगर वो मान लो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो तो फिर आपको आगे की क्या चीज समझनी है, अगर बिल है, रजिस्टर्ड है, तब भी ये चीज लागू होगी, पहली वाली जो मैंने बताई। और अगर स्पेशली डिनाई कर दिया है तो ऐसी चीजें आप कोर्ट के अंदर आप खड़े होगे तब आपको ये चीजें समझ आए। और एग्जाम में भी आप ऐसे ही स्टोरी टाइप में लिख दो। एक्चुअल में है क्या, कोर्ट के आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आए वैसे वैसे ये सेक्शंस हो गई, तो ये है क्या, एक्सपीरियंस ही तो है। अब इससे ऐसी भी सिचुएशन होगी कि विटनेस जिंदा ही ना हो, तो इससे आगे जो सेक्शन आई वो ये बताएंगे कि क्या होगा जब विटनेस जिंदा ही ना हो, अटेस्टिंग विटनेस, तब क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया जा सकेगा,
वो डॉक्यूमेंट प्रूव ही नहीं किया जाएगा। मान के चलो कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ हो कभी और अटेस्टिंग विटनेस से साइन भी करे हो, पर बहुत टाइम के बाद डिस्प्यूट आया, वो मर गए हो, तब क्या होगा? तो उसके लिए आगे की सेक्शंस बताएंगे आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन तो इससे नहीं आएगा, पर ये बताना चाह रहा है कि द सेम रूल ऑफ एग्जीक्यूशन आर अप्लाई। जो एग्जीक्यूशन का रूल है वो अप्लाई होता है टू अ कोडिशियल, कोडिशियल के ऊपर, विच अप्लाई टू अ बिल, जो अप्लाई होती है बिल के लिए, विच द कोडिशियल रिलेट्स, जो कोडिशियल से रिलेट है। सो ऑल्सो द एविडेंस एड्यूस इन प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोडिशियल मस्ट satisfy the same requirement as apply to proof of execution of bill। भगत राम वर्सेस सुरेश, AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, एक जजमेंट है भगत राम वर्सेस सुरेश, AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट की है। इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि कोडिशियल के बारे में बताया। कोडिशियल क्या होता है मैं आपको समझाऊं। कोडिशियल एक ऐसी चीज होती कि बिल के अंदर अल्टर करने का एक डॉक्यूमेंट, बिल को अल्टर कर दे, बिल के अंदर चेंजेस जो कर दे, वो होता है कोडिशियल। तो जजमेंट के अंदर निकल गया कि कोडिशियल का क्या होगा 68 के अंदर। तो कोडिशियल में भी इन्होंने यही बताया कि जैसे एक बिल ट्रीट करी जाती है ना, ऐसे ही कोडिशियल को ट्रीट किया जाए। जैसे आप बिल को कोर्ट के अंदर प्रूव करोगे अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा, ऐसे ही आप कोडिशियल को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सेम रूल होगा। इतनी सी बात हमें भगत राम वर्सेस सुरेश, AIR 2004 में बताई कि जो बिल के लिए रूल होगा वही कोडिशियल के लिए रूल होगा। बस इतनी लाइन आपको याद रखनी, और इससे ज्यादा नहीं। और कोडिशियल होता क्या है वो आप समझ लो। कोडिशियल एक्चुअल क्या होता है कि बिल के अंदर जो चेंजेस करते हैं वो होता है कोडिशियल, और इससे ज्यादा डिटेल में आपको समझना है। नेक्स्ट सेक्शन समझते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 69, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की है। बात अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की करें, नए लॉ की करें, तो ये सेक्शन 68 हो जाती है, ठीक है। पुराने लॉ में 69 जो थी, अब नए लॉ में 68 हो जाएगी। और बात क्या कर रही है? प्रूफ, मतलब सबूत। वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। देखा, मैंने बताया था कि अब इस सिचुएशन ऐसी है कि जो अटेस्टिंग विटनेस है वो मिल ही नहीं रहा है। क्या होगा बताओ? सबूत जब किसी अटेस्टिंग विटनेस जो है, मतलब अनुप्रमाणित विटनेस जो है, तब पता ही ना चले, मिले ही नहीं, तब क्या होगा? तो इसको भी समझ लेते हैं। इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड। सच अटेस्टिंग विटनेस मतलब जिसने जो डॉक्यूमेंट है उस पे साइन करे, उससे रिलेटेड जो विटनेस है वो व्यक्ति। और इफ द डॉक्यूमेंट परपोर्ट टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन यूनाइटेड किंगडम, तो जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट यूनाइटेड किंगडम में हुआ हो, तो ये चीज तो हटा दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर इस चीज को तो डिलीट कर दिया गया है। तो अब आप इतना समझो कि अगर कोई, इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, अगर कोई अटेस्टिंग विटनेस मिले ही ना, तब क्या होगा? इट मस्ट बी प्रूव दैट द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट इज इन हिज हैंड राइटिंग। इट मस्ट बी, बट यूज हुआ है मस्ट बी। इट मस्ट बी प्रूव दैट द अटेस्टेशन ऑफ one attesting witness at least is in his handwriting, and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person। इसको समझते हैं। डॉक्यूमेंट AB, पार्टी हो गई है CD,
गवाह हो गए, ठीक है, विटनेस। ये हो गई पार्टी जो एग्जीक्यूशन कर रही है। ये कह रहा है कि इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, स्थिति ऐसी है कि ये सी और डी है, ये मिल नहीं रहे हैं। जो सी और डी जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे, मान लो ये कोई बाई डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर जो अटेस्टिंग विटनेस सी और डी जिन्होंने साइन किए थे वो मिल नहीं रहे हैं, तब क्या प्रक्रिया होगा? इट मस्ट बी प्रूव दैट द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट इज इन हिज हैंड राइटिंग। तो वहां पे क्या देखा जाएगा? हैंड राइटिंग देख लो इन दोनों में से किसी एक की, एटलीस्ट वन की, उससे प्रूव कर सकोगे आप। अब इसके लिए आप जो आपने टॉपिक पढ़ा था, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, वहां पे चले जाओ जहां पे हैंड राइटिंग उसकी रेलिवेंट थी, एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलिवेंट थी। तो ये सेक्शन जो 69 है, ये कहीं थोड़ा बहुत वहीं की तरफ हिंट कर रही है। ये कह रही जब वो मिल नहीं रहे हो तब क्या करो, जो अटेस्टिंग विटनेस है ना उनकी हैंड राइटिंग मिला लो, ठीक। इससे आगे ही जो बात कही, एंड एक तो इनकी हैंडराइटिंग मिला लो, एंड दैट द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन। इसके अलावा जो ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था, एग्जीक्यूट किसने करा था? ए और बी ने, पार्टियों ने, या सी डी ई एफ जो भी हो इसके अंदर पार्टी। तो जिसने एग्जीक्यूट करा है तो उन व्यक्तियों के जो सिग्नेचर है ना उनको आप मैच करा लो। कितनी बड़ी बात कहती। इस सेक्शन का मतलब सिर्फ यही है कि ऐसी स्थिति जब जो अटेस्टिंग विटनेस है वो मिल नहीं रहे हैं, ठीक। अब कैसे प्रूव करोगे? तो तब कैसे प्रूव करना है? तब ये जो दो अटेस्टिंग विटनेस है, एटलीस्ट वन, जो भी हो अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट वन हो, इसकी एक तो क्या करो, हैंड राइटिंग से आप प्रूव कर लो, ठीक। और हैंड राइटिंग से प्रूव कैसे कर लोगे? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन वाले उस पर चले जाओ, कब हैंड राइटिंग रेलिवेंट होती है, कैसे होती है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और उसके लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे। साथ में ही इन्होंने कह दिया कि ये काम तो करना ही है, इसके साथ में ए और बी जो है ना, इनमें से किसी के जो सिग्नेचर है ना उनके उस पर भी प्रूव किया जा सकता है, सिग्नेचर मैच करा लो। तो एंड वर्ड यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तब 69 कई कंडीशन फुलफिल होगी। जब विटनेस मिल ना रहा हो, अब आप कोर्ट के अंदर बैठो, सपोज करो आप कोर्ट में पहुंचो और एक डॉक्यूमेंट ऐसा आया, अब उस डॉक्यूमेंट को सामने वाला प्रूव करना है। मान के चलो ये कोई ये के व्यक्ति है, अब इसको कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट लाया, कोई इस वाले डॉक्यूमेंट को लेके आया ये कोर्ट के अंदर, अब इसको के को प्रूव करनी है अपना ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट को लेके आया, पर हो क्या रहा है, इस डॉक्यूमेंट को जिन्होंने अटेस्ट किया था, अटेस्टिंग विटनेस जो भी थे, वो क्या है, मिल ही नहीं रही। अब मिल नहीं रहे हैं, उसके रीजन कई हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं उसके, और वो रीजन आप सोच सकते हो। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब ऐसी स्थिति में जो हमारा के भाई साहब है, इसके पास क्या ऑप्शन है? ये क्या करेगा, सी और डी की किसी एक का क्या करेगा, जो हैंड राइटिंग है ना उससे प्रूव कर लेगा। और साथ में इसे सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा ये के भाई साहब का, साथ में ये जो ए और बी है, ठीक है, के रहा होगा ना पार्टी में कहीं ना कहीं, इन दोनों के बीच में जो है इनके सिग्नेचर से मैच कराए, तो दोनों कंडीशन जैसी फुलफिल हो जाएंगी, सेक्शन 69 फुलफिल हो जाएगी। आप ऐसे प्रूव कर सकते। ये बात तो हमारी सेक्शन 69 कहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो है वो एक जजमेंट है, आशुतोष समांतरा वर्सेस रंजन बाला दासी, AIR 2023 की जजमेंट है ये। इसके अंदर क्या बताया वो मैं बताता हूं। प्रोपाउंडर इज नॉट हेल्पलेस, प्रोपाउंडर इज नॉट हेल्पलेस। अब प्रोपाउंडर कौन हो गया? जैसे हमने ये के भाई साहब बताया था ना, ये प्रोपाउंडर हो गया, मतलब प्रस्तावक, जो उस चीज की प्रस्तावना लेके आया है कोर्ट के अंदर,
जिसको प्रूव करना है। तो प्रोपाउंडर कौन हो गए? ये के भाई साहब हो गए। प्रोपाउंडर इज नॉट हेल्पलेस, प्रोपाउंडर हेल्पलेस नहीं है व्हेन द अटेस्टेड विटनेस मे हैव डाइड, ये कह रहा है, और कैन नॉट बी फाउंड। तो यही बताया था मैंने, जो सी और डी मिल ही नहीं रहे हो, मिल कब नहीं रहे हो, या तो मर गए हो वो, ये तो वो कैपेबल ही ना हो, एविडेंस देने की स्थिति में ही ना हो। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए, कैन नॉट बी फाउंड, उन्हें ढूंढा ही ना जा सके, लाया ही नहीं जा सके, तब क्या वो तो बताया कि इन्होंने कि जो प्रोपाउंडर है, जो कोर्ट के अंदर आया हुआ व्यक्ति, वो हेल्पलेस नहीं होगा सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग। और इन्होंने बताया हमें कि उस कंडीशन में वो उसको क्या दिया जाएगा, उन दोनों जो अटेस्टिंग विटनेस है उनमें से किसी एक की या तो हैंड राइटिंग मैच करा ली जाएगी, और जो पार्टी है उनमें से किसी के सिग्नेचर मैच करा लिए जाएंगे। और ये रेलिवेंट जो टॉपिक है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, वहां से आप कोरिलेट कर लो, उनके अंदर जो चीजें बताई कि हैंड राइटिंग कब रेलिवेंट होती है, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन की कहां तक, किस लेवल तक रेलिवेंट होती है, उस चीज को उठा के आपको यहाँ फिक्स कर देना है, आपको समझ आएगा। ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा आपको। अगर आपको ज्यादा डिटेल में समझना है इस टॉपिक को, अगर बाकी अच्छे से समझना है, तो आपको जरूर पीछे की सेक्शंस देखनी पड़ेगी, जो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट जो मैंने पढ़ाई थी। इसीलिए मैंने कहा था कि एक एक सेक्शन जो मैं शुरू की पढ़ा रहा हूँ, वो इतना ज्यादा टाइम इसीलिए दे रहा था कि उन सेक्शन का रोल आगे की सेक्शन के अंदर होगा ही होगा। तो ये जजमेंट जो थी आशुतोष समांतरा वर्सेस रंजनवाला दासी, AIR 2023 सुप्रीम कोर्ट की, इसने यही बताया कि जो प्रोपाउंडर है वो हेल्पलेस नहीं होगा अगर जो अटेस्टिंग विटनेस है वो मर गए हो या मिल ना रहे हो। अब ऐसी स्थिति में 69 के अकॉर्डिंग वो प्रूव कर लेगा। 69 क्या बताता है कि वो जो अटेस्टिंग विटनेस है एटलीस्ट वन की हैंड राइटिंग मैच करा लो, और साथ में जो पार्टी है उसके किसी की सिग्नेचर मैच करा लो, हो गया काम। तो ये तो हुई 69 की बात। आगे समझते हैं, इससे आगे की सेक्शन जो है 70, उसको समझते हैं। 70 जो बात करती है वो करती है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी, स्वीकृति ऑफ एग्जीक्यूशन, किसी एग्जीक्यूशन की स्वीकृति पार्टी के द्वारा के बारे में, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में। सेक्शन जो 70 है वो बात ये कर रही है कि अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा एग्जीक्यूशन की एडमिशन, ये बात करती है 70 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और बात अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की करें तो ये सेक्शन 69 होगी। मतलब ये कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर जो सेक्शन 70 है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर सेक्शन 69 है। अब मैं बताता चल रहा हूं, मैंने जो ग्रीन से किया है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सेक्शन है, और जो व्हाइट में लिखा हुआ है वो सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की है। बाकी जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, इट मींस ये चीज यहां से डिलीटेड कर दी गई है। ग्रीन से लिखा है अगर कहीं किसी सेक्शन के अंदर, तो इट मींस ये चीज ऐड कर दी गई। ये मैं शुरू से ही बताता चला रहा हूं और ऐसे ही आपको समझना है। वैसे मैं बताता भी रहता हूं, पर ग्रीन से लिखा है तो आप समझ लो, और ब्लू वगैरह से किसी और कलर से मैं लिख रहा हूं, वो चीज अलग है। ठीक, तो 70 बात कर रही, द एडमिशन ऑफ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट और इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ shall be sufficient proof of its execution as against him, so it be a document required by law to be attested। बड़ा इजी सेक्शन है। ये कह रही है एडमिशन, स्वीकृति किसकी, एग्जीक्यूशन की, पार्टी के द्वारा अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में। समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है, ये डॉक्यूमेंट है, सपोज करो ये डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक, ये डॉक्यूमेंट है, एक्स डॉक्यूमेंट है। अब इसमें ए और बी तो हो गए पार्टी, वही लेते हैं एग्जांपल। सी और डी हो गए अटेस्टिंग विटनेस। ठीक है, ये हो गया पार्टी।
अब ये कर रहा द एडमिशन ऑफ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एजुकेशन। तो पहली बात तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, किसी लॉ के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वो अटेस्टेशन है, तो ये पहली बात है डॉक्यूमेंट हो गया अटेस्टेशन वाला डॉक्यूमेंट। अब ये जो सेक्शन है ये कहना चाह रही है कि एक डॉक्यूमेंट है ये, अब मान के चलो इसमें ए व्यक्ति है और ये कोर्ट के अंदर इस डॉक्यूमेंट को लेके गया, इसको प्रूव करना है इस चीज को, तो बी जो व्यक्ति है उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, एडमिट कर लिया इस डॉक्यूमेंट को। तो ये सेक्शन ये कहना चाह रही है, ये मान के चलो ए लेके गया था कोर्ट के अंदर और बी ने इसको क्या कर लिया, एडमिशन कर लिया बी ने। तो जो ये बी ने एडमिशन करा ना, तो इसके अगेंस्ट इस डॉक्यूमेंट को प्रूव माना जाएगा। नहीं आया समझ? चलो और दोबारा से समझाता हूं। ये एक डॉक्यूमेंट है, एक्स डॉक्यूमेंट है, ए और बी इसमें पार्टी हैं, सी और डी अटेस्टिंग विटनेस हो गई। ये कहना चाह रहा है कि ऐसा डॉक्यूमेंट है कोर्ट के अंदर और ये डॉक्यूमेंट जाता है, जिस पार्टी ने डाला है उसकी अगेंस्ट पार्टी उस चीज को एडमिट कर लेती है। तो जो पार्टी जो एडमिट कर रही है उसी के ही अगेंस्ट वो क्या माना जाएगा, प्रूव माना जाएगा। और ऐसा डॉक्यूमेंट क्या है, लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये एक्स डॉक्यूमेंट है, लॉ के द्वारा रिक्वायर है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अब इसमें मैंने बताया आपको ए लेके आया था, इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना था, बी ने इसमें एक्सेप्ट कर लिया, तो बी के अगेंस्ट ये प्रूव माना जाएगा ये डॉक्यूमेंट सही है। अब इसमें कोई भी विटनेस विटनेस फलाने चीजें साइन वाइन मैच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बी के अगेंस्ट प्रूव माना। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब मान के चलो एग्जीक्यूशन ए और बी के बीच हुआ था, कोर्ट में बी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा हो, एजेंट आ रहा हो सकता है इसका एजेंट, मान के चलो इसका ही हो बी का। ये कोर्ट में अगर ये चीज प्रूव एडमिट कर ले तो ये नहीं, तो ये बी के अगेंस्ट नहीं मानी जाएगी। तब जो एग्जीक्यूटेंट है, जिन्होंने साइन करे हैं, जो पार्टी है, वही जब एडमिट कर ले तब ही माना जाएगा। इस चीज को आपको समझना है और ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं घुमा के। मैं और आपको कर दूं, मान के चलो ये जो हुआ था ये ए बी एफ और जी के बीच हुआ है, ए और बी एफ और जी के बीच हुआ है कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेंट। अब ए बी एफ जी तीनों चारों ने साइन करे हैं, तो बी एडमिट कर रहा है, तो बी के अगेंस्ट ही प्रूव माना जाएगा, एफ और जी के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। ऐसे एफ अगर एडमिट कर ले रहा है इस चीज को, ए के डॉक्यूमेंट को, तो एक एफ के अगेंस्ट मानी जाएगी प्रूफ, बी और जी के अगेंस्ट नहीं। बी और जी के लिए आपको प्रोसीजर वही फॉलो करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन विटनेस कॉल, सी या डी में से एक को तो बुलाना पड़ेगा। हाँ, जिसने एडमिट कर लिया, जिसमें पार्टी दो हो और एक ने एडमिट कर लिया तो बात ही खत्म हुई। पार्टी ज्यादा है तो फिर ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और अगर एडमिट नहीं किया है तो फिर जो प्रीवियस हमने जो पढ़ी है सेक्शंस उसके अकॉर्डिंग होगा। तो 70 यही करता है कि जब पार्टी एडमिट कर ले तो उसके अगेंस्ट वो चीज प्रूव मान ली जाएगी। बस इतना समझो, कोई अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए, और ऐसे डॉक्यूमेंट में जो एग्जीक्यूटेंट पार्टी है उनमें से पार्टी जो एक्सेप्ट कर लेती है, एडमिट कर लेती है इस चीज को, तो उसके अगेंस्ट ये प्रूव माना जाएगा। इतनी सी बात कहती है सेक्शन 70, बस। और इतना ही आपको समझना है, बाकी मैंने आपको समझा दिया कि जो एजेंट है, एजेंट के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगी। अगर एजेंट कोर्ट के अंदर एडमिट भी कर लेना तब भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पार्टी एग्जीक्यूटेंट है ना, वो एडमिट करें तब माना जाएगा ये। तो ये जो बेसिक डिफरेंट एजेंट और जो उसके बीच में है वो भी आपको समझना है, और यहीं से आपका प्री का क्वेश्चन है। तो ये तो बात थी सेक्शन 70 की, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर सेक्शन 69 हो जाती है। अब समझते हैं इससे आगे की सेक्शन को। इससे आगे की सेक्शन है वो है 71। बात अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की करें तो सेक्शन 70 हो जाती है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 71 है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मतलब नए लॉ के अंदर सेक्शन 70 हो जाती है।
और क्या बात करती है, इसमें जजमेंट भी थी पीछे वाले में, एक बार मैं चेक कर लूं, नहीं इसमें कोई जजमेंट नहीं थी। तो 71 क्या बात करती है उसे समझ लेते हैं। और बात करती है प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाई एग्जीक्यूशन, सबूत कब जो अटेस्टिंग विटनेस है वो डिनाई करते हैं एग्जीक्यूशन को। अब ऐसी स्थिति आ गई है को मान के चलो कोर्ट के अंदर, जो अटेस्टिंग विटनेस है जिसको बुलाया हमने वो डिनाई कर रहा है एग्जीक्यूशन को कि नहीं ऐसे कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए थे मेरे सामने, या वो रिकॉल ही ना कर पाए उस चीज को, रिकलेक्ट दी एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ना कर पाए, तब क्या होगा। ऐसी भी स्थिति आ सकती है। मान के चलो एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये डॉक्यूमेंट ले लो फिर से, ठीक, ए बी वही हमारे पार्टी हो गई, जो एग्जीक्यूट है जिन्होंने एग्जीक्यूट करा है मतलब साइन कर दिया एग्जीक्यूट हो गया। सी और डी हमारे क्या हो गए, विटनेसेस हो गए, अटेस्टिंग विटनेसेस। अभी जनरल रूल जो हमें 68 के अंदर बताया था वो तो ये बताया था कि एटलीस्ट वन विटनेस बुला लो। अब वन विटनेस हमने बुलाया और वन विटनेस आके कोर्ट के अंदर ये कहे कि नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, याद नहीं आ रहा मुझे, रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे रिकलेक्ट ही ना कर पाए तो बड़ा भारी समस्या हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा लॉ क्या कहता है, इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाई, अगर अटेस्टिंग विटनेस मना कर दे और या मना कर दे या डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को रिकलेक्ट ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इट्स एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव बाय अदर डॉक्यूमेंट, तो उसे अदर एविडेंस के द्वारा प्रूव किया जा सकेगा। और चूंकि यह वर्ड में यूज हुआ है, इसका मतलब साफ है कि ये जज साहब की मर्जी होगी, कोई आपको दे मौका या ना दे। जज साहब का मन आया तो बोल देंगे कि हाँ भैया ठीक है, आप कोई और डॉक्यूमेंट ले आओ उसके लिए, और जज साहब का मन नहीं हुआ ना तो नहीं देंगे, कहेंगे ठीक है विटनेस मना कर रहा है मतलब नहीं हुआ होगा, बात खत्म हो गई। अब इसके लिए इतना ज्यादा पीछे हटने की क्या जरूरत है। और जब आपको लगे कि हो सकता है विटनेस ने भाई पैसे ऐसे ले लिए हो, बिक गया हो या धमका दिया गया हो विटनेस, तो मौका दे देते हैं, तो कहेंगे हाँ ठीक है और कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ, अदर एविडेंस ले आओ इसके अलावा। सिंपल सी ये बात है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि इसे अटेस्टेड होना चाहिए। 68 से लेके 71 तक सब में ये वर्ड तो यूज करो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर है टू बी अटेस्टेड। अब इस डॉक्यूमेंट में विटनेस को आपने बुलाया, ठीक है, अब जो विटनेस था उसने मना कर दिया या फिर वो रिकलेक्ट नहीं कर रहा उस एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप उसके लिए कोई अदर डॉक्यूमेंट के द्वारा उस चीज को प्रूव कर सकेंगे, उस एग्जीक्यूशन को प्रूव कर सकेंगे। मतलब इस डॉक्यूमेंट जो ये एग्जीक्यूशन है, इस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव कर सकेंगे। पर ये यहाँ पे आपको समझने वाली बात होगी कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, मे वर्ड यूज हुआ है, तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कि वो आपको अदर जो एविडेंस है वो देने की परमिशन दे और ना दे, वो डिपेंड करेगा केस की सर्कमस्टांसेस, जो भी अवस्था होगी केस की उसके हिसाब से। इतनी सी बात हमें 71 बताता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो मैं आपको समझा देता हूं। पहली जजमेंट है जो हमारी जानकी नारायण वर्सेस नारायण नामदेव 2003 सुप्रीम कोर्ट की, ये बताती है हमें कि एड ऑफ सेक्शन 71 कैन बी टेकन ओनली, सेक्शन जो 71 है उसकी सहायता केवल तभी ली जा सकती है व्हेन द अटेस्टिंग विटनेस हु हैव बीन कॉल्ड डिनाई और फेल टू रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू प्रूव इट बाय अदर एविडेंस। तो इस जजमेंट के अंदर ये बताया गया, आप इसको समझो, इन्होंने इतना क्लियर कर दिया
कि इसका सहारा तभी लिया जा सकेगा जब विटनेस को आपने बुला लिया हो कोर्ट के अंदर और उसने डिनाई कर दिया हो या वो रिकलेक्ट करने में फेल हो गया हो, पर एटलीस्ट बुला तो लिया हो आपने, तभी आप 71 की सहायता ले सकोगे उस चीज को अदर डॉक्यूमेंट से प्रूव करने के लिए। अब इसको और थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में समझते हैं कोर्ट के अंदर क्या हो सकता है। मान के चलो कि जिस अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना है, अब ऐसा पता चल रहा है कि वो बिक गया पहले ही से, हमें पता चल रहा है, तो हमें ऐसा अंदेशा हो गया भाई ये तो बिक ही जाएगा, तो हम भाई साहब क्या कर रहे हैं 71 की सहायता ले रहे हैं, किसी और डॉक्यूमेंट के जरिए प्रूव कर रहे हैं। तो कोर्ट ने आगे दिया ना 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 ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, आप पहले उसे बुलाओ, पहले देखे तो सही वो मना कर भी रहा कि नहीं कर रहा है, मना कर दे, फेल हो जाए वो रिकलेक्ट करने में, एजुकेशन को डिनाई कर दे, इसके बाद ही आप सेक्शन जो 71 है उसकी सहायता ले पाओगे, तभी केवल, अदरवाइज नहीं, है ना। तो पहली बात ये। दूसरी बात, सेक्शन 71 हैज नो एप्लीकेबल टू अ केस वेयर वन अटेस्टिंग विटनेस हु अलोन हैड बीन समवन हैज फेल्ड टू प्रूव एग्जीक्यूशन ऑफ द बिल एंड अदर अटेस्टिंग विटनेस though are available to prove the execution of the same for reason best known have not been summoned before the court। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही, दूसरी बात इन्होंने क्या कही, ये कही कि मान के चलो ये जो अटेस्टेड विटनेस है एक जिंदा हो तब तो आप एक को बुला लो, और उसने अगर डिनाई कर दिया है आप किसी और डॉक्यूमेंट से प्रूव कर लो, अदर एविडेंस से प्रूव कर लो। पर जो दूसरी बात इन्होंने बताई इस जजमेंट के अंदर, जानकी नारायण वर्सेस नारायण नामदेव के अंदर जो हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने हमें बताया कि मान के चलो ये दूसरा विटनेस है या और इससे ज्यादा भी विटनेस हो इसके अंदर, दो तो रिक्वायर है ही एटलीस्ट, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट वन बुला लो। अब मान के चलो एक ने डिनाई भी कर लिया हो, इसके बाद मान के चलो ये सी ने डिनाई कर दिया, अब डी बचता है, तो कोर्ट ये कह रहा है पर डी को बुला लो, आप डी के बाद कोई और है उसको बुला लो, जब सारे बुला लो, जब कोई ऑप्शन ना बचे तब अदर एविडेंस दो, अदरवाइज तो यही तरीका है प्रूव करने का, अटेस्टिंग विटनेस को बुलाओ। तो दूसरी बार लाइन में उन्होंने यही कह दिया कि एक ने अगर डिनाई कर दिया है तो कोई बात नहीं, अगर दूसरा अवेलेबल है तो उसको बुला लो, और अगर दूसरा अवेलेबल है उसको आप नहीं बुला रहे हो, अदर नहीं बुला रहे हो और अदर एविडेंस के द्वारा उस चीज को प्रूव कर रहे हो उस एग्जीक्यूशन को, तो ये कोर्ट अलाउ नहीं करेगा आपको। यही कह रहा है कि अटेस्टिंग विटनेस अगर अवेलेबल है तो उसे बुलाओ। अगर मान के चलो आपने पहले एक को बुलाया, एटलीस्ट वन को बुलाने का रूल है, आपने एक को बुलाया और उसने डिनाई कर दिया, तो आप देखो कि दूसरा भी जिंदा है, कैपेबल है गवाही देने के लिए, कोर्ट क्या उसे बुला सकता है? तीनों चीजों को देखने के बाद आप देखो कि हाँ है, तो पहले भाई उसे बुला लो, उसके बाद अदर एविडेंस देना, कोर्ट आपको यही बोलेगा। बीइंग अ जज आपको ये चीज बड़ा देखनी है, जज साहब का काम होता है देखना। कई बार कोर्ट के अंदर ये चीजें चल जाती हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी जजमेंट की जो मैंने आपको समझा दी। दूसरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो समझा लेते। सेक्शन 71 इज मीन टू लैंड असिस्टेंट एंड कम टू द रेस्क्यू ऑफ अ पार्टी हु हैड डन हिज बेस्ट but driven to the state of helplessness and impassibility cannot be left down without any other means of proving due execution by other evidence as well as। सेम उसी का ये बता रहा कि जब बेस्ट एफर्ट आपने कर लिए हो उसके बाद 71 का लो सहारा, इसके बाद सहायता लो 71 की। यही कह रहा कि और तरीकों से अगर चीजें हो जाती हैं, 68 को फिलफिल कर लो, वो सारी चीजें हो जाती हैं। जब आप देख लो कि जो विटनेसेस हैं आप उनको बुला के देख लो, अगर अवेलेबल है उनको बुला लो, जब सारी चीजें होगी ना तब 71 का सहारा लो, तब आप प्रूव करो किसी अदर चीज से, अदरवाइज नहीं। ये हमें बताया नारायण बहोर वर्सेस नारायण नामदेव कदम AIR 2003। इस सेक्शन के अंदर आपको इतना ही याद रखना है, मैं सिंपल अगर एक बताऊं कि एक डॉक्यूमेंट है, लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को अगर आपको प्रूव करना है तो उसके लिए आपको एक विटनेस को बुलाना पड़ेगा, और आपने जिस अटेस्टिंग विटनेस को बुलाया है उसने मान के चलो डिनाई कर दिया है, तब क्या स्थिति होगी? या तो डिनाई कर दिया है और दूसरी बात वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट को, तो क्या अगर स्थिति होगी आपके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोर्ट के अंदर
उसके लिए कोई अदर डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव करने। पर जो जजमेंट है उन्होंने हमें ये बताया कि ऐसी स्थिति तभी आएगी जब आपने पूरे एफर्ट कर लिए हो। मतलब आपने एक विटनेस अटेस्टेड विटनेस बुलाया तो पहली बात तो उसको बुलाना ही पड़ेगा। अटेस्टेड विटनेस है तो उसे बुलाओ ही पहले, ऐसा नहीं कोई अदर और एविडेंस दे दो, पहले तो उसे बुलाओ, पहले डिनाई होने दो, डजंट मैटर। तो उसे बुला लिया, उसने डिनाई कर दिया, अब देखो आपके कोई दूसरा भी है क्या विटनेस इसमें, तो उसको बुला लो। जब विटनेस कोई नहीं बचता है, दोनों ने डिनाई कर दिया, अब अदर एविडेंस दे दो। हो सकता कोर्ट में ऐसा ही हो कि दो विटनेस थे अटेस्टिंग के टाइम पर, एक ही जिंदा था, एक को बुलाया, एक ने मना कर दिया, तो दूसरे का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, जिंदा ही नहीं है वो, ला ही नहीं सकते आप उसे, तो अब तुरंत एविडेंस दे दोगे अदर एविडेंस। इसको ऐसे समझना है। इतनी सी बात हमें जजमेंट ने बता दी, और जजमेंट ने यही बताया कि आप बेस्ट एफर्ट कर लो, उसके बाद 71 की सहायता लो। तो आई होप 71 भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये ऐसी स्थिति है जब जो अटेस्टिंग विटनेस जिसको बुलाया गया वो मना कर दे या रिकलेक्ट ना कर पाए उस चीज को, उस एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को, तब स्थिति ये है कि आप कोई अदर डॉक्यूमेंट, अदर एविडेंस के द्वारा उस एग्जीक्यूशन को प्रूव कर सकोगे। और ये वर्ड यूज में हुआ है तो इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। प्री के लिए जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए आप होशियार रहना, पर बहुत ही हायर लेवल पे ही आएगा, लोअर में तो आने वाला है नहीं। सेक्शन 72 लास्ट सेक्शन है इस लेक्चर की। आई नो कि ये लेक्चर बड़ा हो रहा है, पर सेक्शन भी 5 थी और ये समझने वाली चीज थी। 72 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर 71 हो गई। मतलब जो 72 थी वो अब नए लॉ के अंदर 71 हो जाएगी। और 71 बात किसकी करती है? प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ये बात कर रही है सबूत की, डॉक्यूमेंट के, जो कि रिक्वायर नहीं है, अपेक्षित नहीं है लॉ के द्वारा कि वो अटेस्टेड हो। अभी तक जितनी भी हमने सेक्शन 68 से लेकर 71 पढ़ी वो रिक्वायर बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, मतलब कानून के द्वारा वो रिक्वायर है कि उन्हें अटेस्टेड होना चाहिए। ये पहली सेक्शन है 72 इस लेक्चर की जो ये कह रही है कि वो लॉ के द्वारा रिक्वायर नहीं है कि उसे अटेस्टेड होना चाहिए, अनअटेस्टेड भी काम चल जाएगा। किसी लॉ में लिखा है कि कोई डॉक्यूमेंट है, मान लो XYZ कोई डॉक्यूमेंट है, वो ऐसा डॉक्यूमेंट वो है अनअटेस्टेड भी चल जाएगा, मतलब उसमें विटनेस की आवश्यकता नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा डॉक्यूमेंट हो, कोई एग्जीक्यूशन हो किसी डॉक्यूमेंट का हुआ और उसको प्रूव करना हो, अब वो उसको लॉ के द्वारा ही ऐसा लिखा गया कि वो अनअटेस्टेड है उसकी रिक्वायर्ड लॉ के द्वारा, तो अटेस्टिंग विटनेस की तो साइन की आवश्यकता है ही नहीं उसे। पर हो सकता है अनअटेस्टेड की हो पर फिर भी किसी ने करा ली हो, तब क्या होगा? उसका जवाब में सेक्शन 72 देगी। ये कहती है कि एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड, एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। कोई अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, लॉ के द्वारा रिक्वायर नहीं कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, मे बी प्रूव्ड, उसे प्रूव किया जा सकेगा एज इट इज वाज अनअटेस्टेड। समझ लेते हैं इसको। ये डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक, A प्लस B के बीच। ये डॉक्यूमेंट जो X डॉक्यूमेंट है, ये लॉ के द्वारा क्या है, रिक्वायर है कि अनअटेस्टेड हो। एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये लॉ के द्वारा अटेस्टेड हो, पर फिर भी मान के चलो ये अटेस्टेड करा लिया हो, COD ने मान के चलो यहाँ साइन कर दिया हो, ठीक, अटेस्टेड कर दिया हो, तब भी ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट में देखा जाएगा कि अटेस्टेड लॉ के द्वारा इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। नहीं है तो 72 में फॉल कर जाएगा। ये रिक्वायरमेंट है तो 68 से लेके 71 के अंदर उसकी जो कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग उसमें फॉल करेगा।
नहीं है अगर लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर, तो 72 के अंदर फॉल कर जाएगा। अब 72 के अंदर फॉल कर गया, पहली बात। अब इस डॉक्यूमेंट को प्रूव कैसे किया जाएगा? हमारे अटेस्टेड है, हमने चेक कर लिया कोर्ट के अंदर की डॉक्यूमेंट जो दिया है, एक्स डॉक्यूमेंट जो दिया है कोर्ट में, इसको कहीं भी लॉ के अंदर ये नहीं लगा कि इसे अटेस्टेड होना चाहिए, वरना भी अनअटेस्टेड भी चल जाएगा। इसके बाद भी इसमें क्या करा, विटनेस के साइन कर दिए, मान लो अटेस्टेड करा लिया, तो ये 72 ये सेक्शन ये कह रही है तब भी इसको ऐसे ही प्रूव किया जाएगा जैसे ये अनअटेस्टेड को प्रूव किया जाता है। बस इतनी सी बात आप समझ, इतनी सी चीज समझ लिया, इसको ऐसे ही प्रूव किया जाएगा जैसे कि अनअटेस्टेड को प्रूव किया जाता था। ऐसा कि अटेस्टेड है, सीओडी ने साइन कर दिए, पर इसे ऐसे ही प्रूव किया जाएगा जैसे कि ये अनअटेस्टेड है। इस पे और सी और जो डी है इन्होंने साइन ही नहीं किया, मान लिया जाएगा कि ये कहना चाह रहे हैं कि इस पे सीओडी ने बेशक साइन कर दिए हैं, पर लॉ के द्वारा ऐसी रिक्वायर थी कि ये अटेस्टेड नहीं है, इसकी रिक्वायर नहीं लॉ के द्वारा अटेस्टेड है, पर मान के चलो सीओडी ने साइन कर दिए हो, तो इसको अगर कोर्ट के अंदर इस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव करना है तो इसको ऐसे ही प्रूव किया जाएगा जैसे कि मान के चला जाएगा कि जैसे कि सी और ये डी है, इन्होंने अटेस्टेड किया ही ना हो, साइन ही नहीं किया हो किसी ने, ये अनअटेस्टेड हो। बस ऐसे समझ लो। अटेस्टेड मतलब विटनेस ने साइन कर दिए हो, नॉन अटेस्टेड मतलब जिसमें विटनेस ने साइन ना किए हो, सिंपल सा है बस। तो ये सेक्शन यही कहना चाह रही है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे अटेस्टेड की आवश्यकता नहीं है, लॉ के द्वारा ऐसा है कि वो अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, तो अगर अटेस्टेड हो भी गया है तब भी उसे ऐसे ही प्रूव किया जाएगा, माना जाएगा कि जैसे कि अनअटेस्टेड है। बस इतनी सी बात समझ लो और इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हुई सेक्शन 72 और आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करेंगे। क्वेश्चंस मैं नहीं ला पाया इस बार आपके लिए समय के अभाव में, क्योंकि लेक्चर भी बड़ा हो रहा था। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। अगर आपको ये की पीडीएफ चाहिए जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, जिसको मैंने जिस तरह से तोड़ के बनाई है चीजें, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल गाइड 360 पे जाके ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा कोई और असिस्टेंट आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं सीरीज को कभी भी, टाइम लग सकता है पर इस सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा और सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर इससे आगे की सेक्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।